हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यंगर एज। सो फाइनली आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम ओवर हो चुका है। सो मेंस एग्जाम एनालिसिस आपको देने वाला हूँ, सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपको अपने अटेम्प्ट और प्लस कुछ एडवाइस भी देने वाला हूँ और क्या क्या गलतियां मैंने आज के एग्जाम में किया वो भी आपको बताने वाला हूँ, ताकि आने वाले एग्जाम में आप जो है उसको ना कर पाए और अपना जो है स्कोर और एग्जाम को अच्छा कर पाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जीए के बारे में। जीए की अगर मैं बात करूँ तो काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे। मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन आई थिंक शेयर किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। ये मैंने क्वेश्चन पूरे शेयर किया है। जीके के जो भी क्वेश्चन आए काफी डुएबल थे, इजी थे। अगर आपने ढंग से रिवाइज किया होगा तो आप आसानी से कर पाए होंगे। लेकिन ये इतने आसान नहीं थे जितने दिख रहे हैं ना, ये एक एक लाइन के, तो इतने आसान नहीं थे। तीन तीन लाइन के क्वेश्चन आए थे और स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन थे। तो पढ़ने में ही बहुत टाइम जा रहा था, तो समझने में और टाइम जाता। ठीक है, तो इसलिए जितना हो सके उतना किए, बाकी के नहीं किए। और दिक्कत मेन जो आई वो रिवाइज करने में आई। जी देखो, मैं स्टडी आईक्यू से कर रहा था, बेस्ट 300 और बाकी के भी जो वीडियो थे वो सब दिखे, लेकिन जो लास्ट मोमेंट होता है उसको रिवाइज करने के लिए ये भी मुझे बल्कि लग रहा था। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनका जो लेवल होता है और वो जो क्वेश्चन पूछने का ढंग होता है, वो एकदम जो सटीक क्वेश्चन होते हैं ना, वही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, आईबीपीएस वही क्वेश्चन पूछता है, जो इधर उधर के फालतू के क्वेश्चन वो नहीं पूछता है। मैंने एग्जाम पैटर्न देखा है। तो बेस्ट 300 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो इसकी जरूरत नहीं होती हमको, तो उनको भी हमको फिल्टर करना पड़ेगा। तब जाके एक दिन में पॉसिबल हो सकता है कि पूरा 6 महीने का करंट अफेयर रिवाइज हो पाए। हमारे एक व्यूवर है, उन्होंने मुझे बताया कि मई मंथ से मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे और काफी लोग जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर तक के करके गए थे, इंक्लूडिंग मी भी। उनका तो कुछ आप समझ सकते हैं फिर कितनी दिक्कत हुई होगी। बाकी के क्वेश्चन ही रिवाइज नहीं किए, तो फिर जितना आया उतना किए, तो इसमें बहुत निगेटिव हो गए मेरे। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। ठीक है, और जो भी फॉलो करना है फॉलो कर सकते हो। हर साइट से क्वेश्चन आए थे, कोई भी साइट आप ले लो जहां से भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे थे, सबसे क्वेश्चन आए थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलरली बेस्ट 300 से ही क्वेश्चन आए थे या स्टडी आईक्यू से ही क्वेश्चन आए थे, सभी साइट से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आप जितने भी जो बिगिनर होते हैं, जीके के अटेम्प्ट देखें, अगर किसी बंदे ने 40 आउट ऑफ 30 कर लिया जीके में, तो उनसे पूछने लगते हैं कि भाई कहाँ से पढ़ा, और फिर वही फॉलो करने लग जाते हैं। जो ऐसा नहीं करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको एनालिसिस करना है, देन खुद से एनालिसिस करके आपको सोचना है कि आपको जीके वहां से पढ़ना है। ठीक है, मैं अगर बोलूँ तो मैं स्टडी आईक्यू फॉलो करने बोल रहा हूँ, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो कोई भी साइट चलेगी, टू द पॉइंट वाला होना बस। ठीक है, बल्कि हमको नहीं पढ़ना है, दुनिया भर के क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ये मुझे समझ में आया। अब बेस्ट 300 में से भी मैं उसमें से भी क्वेश्चन फिल्टर करके अपने लिए जो है अलग करने वाला हूँ एंड देन उसको मैं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेरे अटेम्प्ट की, तो मेरे अटेम्प्ट है 20 आउट ऑफ 40। ठीक है, जीके में। बस में एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूँ तो ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है, बहुत गलत हो चुके हैं मेरे। 50% के आसपास मेरी एक्यूरेसी यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, मेरी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं थी क्योंकि मैं रिवाइज करके नहीं गया था। अब काफी लोग बोलेंगे तुम तो बहुत स्टडी आईक्यू ये वो दुनिया भर का बोलते हैं, क्वेश्चन कितना आसान आया था, तुम ये वो सब भाई बाद में रखो। ठीक है, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया ना तो बोलना बहुत आसान है। ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन सोच सकते हो दिमाग में कि एक एक लाइन के क्वेश्चन होंगे, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। ठीक है, बहुत ही डीप वाले क्वेश्चन थे और पढ़ने में ही दिक्कत हो रही थी। और क्वेश्चन में डिफिकल्टी मतलब कंफ्यूजन बहुत होता था। जब अगर बल्क चीज आप पढ़ने लग जाते हो ना, कंफ्यूज बहुत होता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हीट हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ हुआ था। अब ये दो चीजें हुआ था, एक स्टेट वाला भी था और एक कंट्री वाला भी था। तो कंट्री वाले में और स्टेट वाले में हो गए कंफ्यूज। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे निगेटिव क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जो ये नोट वाला क्वेश्चन था ना, वो भी आई थिंक मेरे से गलत हुआ या पता नहीं क्या हुआ। तो जो सॉइल्ड नोट वाला है, ये क्वेश्चन सर ने पढ़ाया था बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो में, अच्छे तरीके से पढ़ाया। तो ये नया क्वेश्चन था, आई थिंक वो सितंबर अगस्त का क्वेश्चन आया। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आए थे बहुत सारे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कुछ फुल फॉर्म क्वेश्चन आए थे। उसके बाद पावर पॉइंट के क्वेश्चन आए थे, फिर वायरस, नेटवर्क, ओएसआई मॉडल, इसके क्वेश्चन आए थे। लेकिन जो परंपरागत चले हुए क्वेश्चन है वो नहीं आए थे, कुछ थोड़ा ट्रिकी। हर एक क्वेश्चन को आपको 2 बार तो एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार तो एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके वो क्वेश्चन समझेगा एंड देन टिक कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें भी मेरी जो है एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। 21 अटेम्प्ट किया है आउट ऑफ 40, 21 अटेम्प्ट किया है आउट ऑफ 40। एक्यूरेसी मैं नहीं बता सकता कितनी है यहाँ पे मेरी। ठीक है, क्वेश्चन मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मेरे एग्जाम की अगर बात करूँ, एग्जाम का जो मेरा पेपर है वो ठीक नहीं गया है। ठीक है, लेकिन पिछले ईयर की अगर मैं बात करूँ, पिछले ईयर से तो 75% मैं ग्रो कर चुका हूँ इन द सेंस इम्प्रूव कर चुका हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर बेसिक ऑफ कंप्यूटर आया था। ठीक है, अगर आप बेसिक कंप्यूटर करके जाओगे तो वही क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा कि वो पढ़े हुए थे, बट यही है कि
इसके एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन थे, जो डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं थे, एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन थे। जीए में भी सेम वैसा पूरे के पूरे क्वेश्चन मुझे पड़े हुए लग रहे थे, लेकिन कंफ्यूजन कौन सा मार्क करूँ कौन सा नहीं करूँ, एथलीट ऑफ द ईयर कौन है, ऐसा वैसा दुनिया भर का, तो वो सब पता था, लेकिन क्या करें कंफ्यूजन के कारण, रिवाइज ना होने के कारण। मैंने हिंदी लिया था इस बार, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले साल भी हिंदी लिया था और इस बार भी हिंदी लिया। हिंदी बहुत ही मुझे अच्छा लगा। अगर मैं मैथ्स को छोड़ के हिंदी को टाइम देता हूँ तो 40 आउट ऑफ 40 करता हूँ, ठीक है। तो 30 किया है मैंने हिंदी में। और हिंदी के पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश के पैटर्न के ही जैसा था। हिंदी में देखो कैसा था, सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें 2 सेंटेंस दिए गए थे, व्यक्ति 1 व्यक्ति 2, मतलब 2 पर्सन के रिगार्डिंग 2 सेंटेंस दिए गए थे और उस सेंटेंस के बेस पे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसा था। व्यक्ति 1 मतलब पर्सन 1, उसमें लिखा था एक पर्सन जो है वो बोलता है कि मतलब वो मजदूर रहता है, तो बोलता है कि मैं अपने परिवार बाल बच्चों के साथ आपके यहाँ जितना हो सके अच्छी तरीके से मेहनत किया, सेठ को बोलता है, और तब तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा था, सीधा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने आपसे थोड़ी मदद की मांग की तो मैं आपके लिए जो है बुरा बन गया, खराब हो गया और आप मुझे डांटने लगे। इस तरीके से कुछ था, मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा सेंटेंस जो था वो सेठ बोलता है कि जाओ जाओ, ऐसे तुम्हारे जैसे बहुत आएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे बहुत लेबर मिल जाएंगे हमको। तो ये हो गया 2 सेंटेंस। अब सेंटेंस के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला वाला जो सेंटेंस है, तो पहला वाला सेंटेंस में जो पर्सन है उसकी विशेषता के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे मुहावरे या कुछ लोकोक्तियां दी गई थी, इडियम फ्रेजेस आप बोल सकते, तो बताना था कि उसको सूट कौन सा कर रहा है। जैसे कि एक था सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, पर्सन 1 के लिए ऑप्शन थे सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, और वो कि जो जला हुआ है वो फूक फूक के कदम रखता है, ये, और इस तरीके से था ऑप्शन। तो अगर किसी ने हिंदी ढंग से पढ़ा होगा तो वो कर सकता था, ठीक है, मैंने किया। सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। इसमें जो है पैराजंबल नहीं आया था, पैराजंबल नहीं आया था, हिंदी में बता रहा हूँ। वो एरर डिटेक्शन आया था, वाक्य में त्रुटियां हमारे एक व्यूअर है, उनको त्रुटि शब्द से बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है उनको, आई जस्ट लव त्रुटि ऐसा बोलते हो। त्रुटि वाले मतलब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए थे और बहुत ही ठीक ठाक लेवल के थे। अगर मैं इंग्लिश अटेम्प्ट करता ना तो मैं 30 तक भी नहीं पहुंच पाता, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश मेरा उतना ठीक नहीं है, लेकिन हिंदी रिच में था, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है मैं, तो मैं कर लिया, ठीक है। तो इसमें जो है वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन आए थे, हिंदी में बता रहा हूँ, वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन। इसी के साथ साथ क्लोज टेस्ट आया हुआ था। क्लोज टेस्ट बहुत ही अच्छे टॉपिक पे था, वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो वैश्वीकरण, उसके बेस पे था। तो पुराना जमाना और इस जमाने के बारे में बोल रहा था कि आज के जमाने में जॉब की बहुत सारा मतलब क्वांटिटी बहुत है, आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, और आज के ज़माने की जो जनरेशन है वो कैसी है कि पढ़ाई के साथ साथ ही उनको आगे का फ्यूचर में किस फील्ड में जाना है वो पता है उनको, ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में दिया था। तो ये आरसी में, ये आरसी था क्या, हाँ आई थिंक ये आरसी या क्लोज टेस्ट था। तो इसके भी क्वेश्चन आए थे। मैच द कॉलम, ये भी क्वेश्चन आए थे हिंदी में, बताओ, हिंदी में भी मैच द कॉलम था, और आरसी और क्या क्या था, बहुत सारी चीजें थी। तो काफी अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, और मैंने टोटल जो है 30 अटेम्प्ट किया है। इसमें वो भी क्वेश्चन आए थे सिनोनिम और एंटोनिम के। अभी हिंदी में बोले तो समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द। तो हिंदी का पेपर मुझे काफी डुएबल लगा, मजा ही आ गया, ठीक है। अगर मैं और थोड़ा टाइम दे देता ना, कसम से पूरा 40 करता हूँ। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो है देखो 3-4 पजल आए थे। पहला पजल जो था वो था डी वाला पजल। डी वाले पजल में आपको जो है डे भी दिया था, पर्सन के नाम भी दिया गया था, प्लस आपको सिटी नहीं कंट्री के भी नाम दिया गया था। तो इस तरीके से था, डुएबल था, 2 पॉसिबिलिटी में आराम से बनता, ठीक है। दूसरा पजल जो आया था 10% वाला, ठीक है, 10% वाला पजल आया था। उसमें भी 10% बैठे थे, रो वाला था, 2 रो, ठीक है, साउथ नॉर्थ वाला। तो 10% बैठे थे और उसमें फ्रूट के नाम दिए गए थे। तो वो भी आसान था, 2 पॉसिबिलिटी करते आराम से बनता, ठीक है। तीसरा जो पजल आया हुआ था वो था रैंकिंग बेस्ड, जैसा पीओ, क्लर्क, चेयरमैन ये सब होते हैं ना। तो चेयरमैन से लेके क्लर्क तक एक हो गया। उसके बाद उसमें पर्सन के भी नाम दिए गए थे एंड उनको कुछ पसंद है या ऐसा कुछ दिया गया था, 3 वेरिएबल समझ लो, वो भी था, वो पजल बना, ठीक है। तो आई थिंक 3 पजल हो गई है। उसके बाद इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी, ठीक है। कैसा पैटर्न था मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी जो नंबर दिए गए थे, नंबर को पहले जो है पहले नंबर फिर वर्ड, पहले नंबर फिर वर्ड, इस तरीके से जो है वो स्टेप बाय स्टेप फिल कर रहा था। तो जो छोटा से लेके बड़े तक नंबर को वो जो है अरेंज कर रहा था। पहले छोटा नंबर ले लिया, फिर सबसे लास्ट वाला लेटर, मतलब अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे लास्ट वाला पहले ले रहा था, ठीक है। फिर दूसरा सबसे जो है छोटा लेटर सामने लिया उसने, एंड फिर दूसरा सबसे जो है जो सेकंड बड़ा वाला जो लेटर है
अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर वो जमा कर रहा था। ठीक है, तो ऐसा सफल कर करके दोनों तरफ चल रही थी शिफ्टिंग, आगे भी पीछे भी। ठीक है, तो इस तरीके से चल रहा था। तो बहुत ही ईजी लगा मुझे ये, और मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, बहुत ही ईजी। उसके बाद जो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन थे, काफी लोगों ने छोड़ा होगा उस क्वेश्चन को, क्योंकि पहले तो बना लिए होंगे, लेकिन जो उसके साथ साथ दूसरा भी 2 कंडीशन दी गई थी, 2 कंडीशन के हिसाब से उनको कंफ्यूज बहुत हुआ होगा कि नॉर्थ कहाँ से ले, साउथ कहाँ से ले, और जे की पोजीशन, ये वो दुनिया भर का 2% का रिलेट किया था वहां पे। तो अगर आप सेकंड वाला जो कॉलम है उसको ढंग से पढ़ते तो वो क्वेश्चन आराम से बना लेते, और मैंने बन गया था वो भी क्वेश्चन मैंने बनाया। उसके बाद सिलोगिज्म के क्वेश्चन आए थे, 2 तरह के सिलोगिज्म के क्वेश्चन आए थे। 2 जो क्वेश्चन थे वो थे फॉलो, लॉजिकली फॉलो, और 2 जो थे डज नॉट फॉलो वाले थे। ठीक है, ऐसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, और फिर बाकी मिसलेनियस होगा, तो मैंने सिर्फ उतना ही बनाया। ठीक है, अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे 30 अटेम्प्ट हुए हैं आउट ऑफ 40। ठीक है, और इसमें मैं एक्यूरेसी की 100% मैं बोल सकता हूँ, लेकिन हो सकता है भाई कुछ भी बोल नहीं सकते अब। ठीक है, मैथ्स के पेपर की अगर मैं बात करूँ, मैथ्स का पेपर, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मैथ्स का पेपर देखो बहुत ईजी आया था अगर मैं बोलूँ, बट मैं नहीं कर पाया। ठीक है, मैं नहीं कर पाया, मैं फंस गया मतलब अगर मैं प्रैक्टिस करता ना थोड़ी बहुत भी, तो शायद से मैं कर लेता। इतना भी टफ नहीं था यार। मैं यहाँ पे जो है पॉज ले रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज। किसी भी अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो कोई मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े मॉक टेस्ट। देखो मेरे पास नहीं है यार, ओनली टेक्स्ट बुक है, लेकिन फिर भी मैं कर पाया ना। आप देखो कर पाया ना, आपके सामने है। रीजनिंग में 30 कैसे कर पाया हूँ? इतना भी इजी नहीं था। अगर जो बोल रहे थे कि रीजनिंग इजी था, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ अगर आपका पजल इजी है तो वो आपसे डायरेक्शन सेंस का भी क्वेश्चन बनना चाहिए था। ठीक है, मैथ्स में मेरे जो है ओनली 12 अटेम्प्ट हुए हैं, 12 नहीं 13 अटेम्प्ट हुए हैं। आई थिंक एक क्वेश्चन मेरा गलत हो सकता है मैथ्स का, पता नहीं, मैंने वो मार्क कर रिव्यू आंसर पे डाल दिया था, तो उसको लेके 13 क्वेश्चन हो गए। तो इसमें क्या क्या आया था, देखो 2 डी आए थे, एक पाई चार्ट वाला था, 2 पाई चार्ट थे उसमें। एक में जो है टोटल वैल्यू दी गई थी कार और बस, और एक में जो है दूसरे पाई चार्ट में उसमें जो है ओनली बस की वैल्यू दी गई थी। आई थिंक यस, बस की। तो जो पहला वाला था टोटल वाला, उसमें 196,000 ऐसा कुछ था। ठीक है, इस तरीके से था। और दूसरा वाला जो था 90,000 या 9,000 कुछ था। ठीक है, 90,000 या 9,000 कुछ था, आइडिया नहीं है मुझे। तो ये था, दो पाई चार्ट थे, और इतना कैलकुलेटिव, और मेरा कैलकुलेशन बहुत ही बेकार। तो उसमें आई थिंक एक ही क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ही बनाने को मुझे बहुत समय लग गया। मतलब मेरा सही से आंसर ही नहीं आ रहा था, और क्वेश्चन इतना आसान था कि मैं क्या बोलूँ। देखो उसमें क्या बोला था कि 2018 में जो ई और सी के जो वैल्यू है वो इतना है। ठीक है, उससे 20% 40% ज्यादा है 2019 में। तो हमको पहले निकालना था 2018 से, मतलब 2018 का डेटा दिया गया था आई थिंक, या 2019 का था, पता नहीं। तो उसको पहले हमको जो है बस का दिया था, आई थिंक बस या कार का दिया था। हाँ, कार का दिया था। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता था हमको, जो पाई चार्ट है मेन वाला, उसमें से दोनों के परसेंटेज निकलना था, जो कि बहुत ही गंदे परसेंटेज थे। 18% ऑफ 196,000 इस तरीके से था। और उनको भी बढ़ाना था 20% 40%, फिर बाद में उनको घटा बढ़ा के, इतना मतलब दिमाग माथा पच्ची था वो, बट था सही यार। अगर किसी ने बनाया होगा ना, बिल्कुल मार्क्स मिल गए होंगे उसको पूरे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में मैं बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। एंड देन टाइम वेस्ट करके मेरा नहीं आ रहा था आंसर। ठीक है, नहीं आ रहा था क्योंकि मैं प्रैक्टिस ही नहीं किया था यार। ठीक है, सही बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं किया, तो मेरी कैलकुलेशन स्पीड बहुत गलत हो रही थी, तो नहीं आया, छोड़ दिया। फिर मैंने बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद छोड़ दिया। देन मैंने क्या बनाया, नंबर सीरीज थी, रॉन्ग नंबर नहीं थी, मिसिंग थी, उसको बनाया। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बनाया, और सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन थे वो बनाया। एंड देन एक डीआई बनाया, और वो डीआई बनाने के बाद मेरे पास टाइम नहीं बचा। उसमें भी क्वेश्चन में मुझे बहुत टाइम हो रहा था। वो डीआई था ये वाला। टोटल एचआर दिए गए थे, टोटल एचआर का नंबर ये था, रेशियो दिया गया था एचआर और फाइनेंस का, और डिफरेंस दिया गया था एचआर और फाइनेंस। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो वो क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल आंसर था। जब टाइम अप हो गया तो मुझे समझ में आ गया कैसे करना था, और ये बहुत सारा कॉलम था। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि किस तरह का था, वरना बहुत ही इजी मैं बोलूंगा। मैथ्स का पेपर इजी था। 2 डीआई जो थे, ये वाला और वो पाई चार्ट वाला, काफी इजी थे, और बाकी क्वाड्रेटिक और ये सब करके आप आसानी से जो है 15+ अटेम्प्ट आपके डेफिनेटली होते। देखो क्वेश्चन ऐसा था कि जो एचआर है इसमें टोटल जो मेल है वो फाइनेंस से 100 ज्यादा है। ध्यान से सुनना, एचआर में जो मेल है सी कंपनी का, ये वही डेटा है जो एग्जैक्ट डेटा है मैं बता रहा हूँ। जो सी कंपनी है, ये सी कंपनी थी। ठीक है, सी कंपनी में जितने भी एचआर के बंदे हैं, मेल फीमेल मिला के, तो उसमें जो मेल है वो 100 ज्यादा थे, किससे, फाइनेंस वाले से। और जो फीमेल थी दोनों में सेम थी। अब इस क्वेश्चन को हमको कैसे बनाना था, और क्वेश्चन पूछा गया था कि एचआर के मेल कितने हैं। ठीक है, एचआर के मेल कितने थे, तो मैं बहुत ट्राई किया,
मतलब उस समय पता है ना, दिमाग नहीं चलता। इसको सॉल्व कैसे करना था मैं आपको बता रहा हूँ। देखो टोटल एचआर कितना है 500, रेशियो दिया गया था पी क्यू, और डिफरेंस कितना है एचआर और फाइनेंस का 100, और पी बड़ा है क्यू से, मतलब एचआर बड़ा है क्यू से, मतलब दोनों में 100 का डिफरेंस है। तो एचआर कितना हो गया 500 हो गया है ना, एचआर तो 500 दिया है और इनमें 100 का डिफरेंस है, तो फाइनेंस जो है 400 हो गया, फाइनेंस 400 हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, एचआर 500 और फाइनेंस 400, दोनों में डिफरेंस हो गया कि नहीं 100। ओके, यहाँ पे आपका ये आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि एचआर के जो मेल है वो 100 ज्यादा है किससे, फाइनेंस के मेल, और दोनों का जो फीमेल है वो इक्वल है। तो कैसे करेंगे इसको, एफ प्लस एफ दोनों इक्वल है, प्लस एम प्लस 100, ठीक है, मतलब दोनों फीमेल सेम है दोनों में, और जो मेल है एक मेल दूसरे मेल से 100 ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो टोटल हमारी जो वैल्यू आएंगी, 4 के 500 थे, इसके 400 थे, टोटल 900 थी, ठीक है। तो ये 900 वैल्यू आ गई। अब कैसे करेंगे, 100 यहाँ पे दिया हुआ है, 100 से यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 2, ठीक है। 2 आंसर देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, 2f प्लस m, ठीक है, 2f प्लस m इक्वल टू 800, ठीक है, क्योंकि ये 100 जो है ये वाला 100 ये इधर जाके माइनस हो गया तो 800 हो गया, और ये 2f 2m दिख रहा है, 800 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 400। तो मतलब f प्लस m दोनों की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितने आ गई 400 आ गई। अब बोला था कि एचआर में जो है 100 मेल ज्यादा है फाइनेंस के मेल की इतना। अब बोला हमको क्वेश्चन में पूछा था कि एचआर के मेल कितने हैं, तो आप बताओ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। तो इसका आंसर आएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ये जो समझने को मुझे काफी समय लगा वहां पे, और जब एग्जाम ओवर हो गया तो मुझे फिर CND समझ में आ गया कि इस तरीके से सॉल्व करना था। देखो कितना आसान था वो, और उसमें और भी क्वेश्चन दिए गए थे, वेरिएबल थे, बहुत ही इजी था वो, लेकिन मैं क्या बोलूं, अब वो समय पे बना नहीं, टाइम नहीं था और दिमाग नहीं चला उस समय, ठीक है। इसके लिए कोई पेड बड़ी बड़ी मॉक टेस्ट की जरूरत नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन था, और CND को मैंने टिक भी नहीं किया, बताओ। बाकी इसके 1-2 क्वेश्चन मैंने बनाया तभी जाके तो मेरे 13 हुए ना, तभी जाके तो क्वेश्चन मैंने बनाया, और एक क्वेश्चन को टिक नहीं कर पाया मैं, इतना आसान। तो अगर मेरे बोलने से पहले आपने सॉल्व करने का ट्राई किया होगा तो कुछ सीखे होंगे, और नहीं तो मेरा बनाया सॉल्यूशन देखा होगा तब भी सीखे होंगे। तो जितने भी मैंने गलतियां की मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, अगर आपका क्लर्क का मेंस का पेपर है, मॉक टेस्ट लगाओ, आसान से आसान मॉक टेस्ट होगी आपके पास, लगाओ, कोई बड़ा बड़ा मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, मैथ रीजनिंग 4-5 दिन से छोड़ दिया था मैंने, मुंबई गया था, पूरा मेरा लॉस हो गया उसके चक्कर में, ठीक है। मैं ढंग से इंटू प्लस माइनस ढंग से नहीं कर पा रहा था, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ। तो मॉक टेस्ट जितना ज्यादा हो सके दीजिए, किसी भी टेस्ट सीरीज का दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास टेक्स्ट बुक है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि टेक्स्ट बुक तो सबके पास होता है, सस्ता है और अच्छा भी है, लेवल उसका बढ़ चुका है, और एग्जाम का लेवल जो है उससे ज्यादा नहीं आएगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। इस एग्जाम का जो लेवल था ईजी, मैं बोलूंगा ईजी ही था, मैं हार्ड नहीं बोलूंगा, ठीक है, हार्ड नहीं बोलूंगा। अगर मैं खुद की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं ढंग से करता तो शायद ये पेपर मेरा निकल जाता, लेकिन मैं फिर भी 50% मुझे होप है कि इंटरव्यू का कॉल आ सकता है मुझे। मैंने बहुत सारा निगेटिव वगैरह सब कुछ करके देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनली इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। अब होप कि आए और उसका एक्सपीरियंस देने को मुझे मिले, लेकिन अगले साल तो RRB PO नहीं रुकेगा भाई, किसी भी हालत में नहीं रुकेगा, क्योंकि ईजी आता है। रीजनिंग के जो पजल थे वो SBI PO प्रीलिम, IBPS PO प्रीलिम के थोड़े से ऊपर मैं बोल सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। मैथ्स का पेपर अभी जैसे मैंने बताया कितना आसान क्वेश्चन था ये, कितना आसान, लेकिन उस समय दिमाग नहीं चलता ना, क्या कर लोगे। मैं मेल को ही बार बार ले रहा था, मेल को कभी कभी 200 ही ले रहा था इसको, मतलब डेटा कैलकुलेट करने में मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, इसी कारण वो डेटा रिट्रैक्ट करने में मैं असफल रहा। तो इस तरीके से था। बाकी मैथ्स में मैंने और ज्यादा कुछ नहीं देखा, अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने, और बाकी सारे एक DI भी आया था कैसलेट, वो भी नहीं बनाया मैंने। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ, इस चीज को फॉलो करना, ठीक है। यहाँ तक पता नहीं कोई सुनता है कि नहीं, मैं बहुत लंबी वीडियो हो रही है वैसे। अगर आपके अटेम्प्ट कम है या आपके ज्यादा है, बाजू वाले के कम है, तो बाजू वाले को कम मत समझ। जैसे मैंने अटेम्प्ट बताया था ना, तो एक मेरे साइड की लड़की थी, वो बोल रही थी कि मैंने रीजनिंग में पूरे 40 की और मैथ्स में 28 आई थिंक ऐसा। अच्छा है, आपकी पढ़ाई वैसी है तो आपने अच्छा किया, फुल अटेम्प्ट किया, लेकिन किसी को कम मत समझो। भले ही आज किसी एग्जाम में कम हो गए, लेकिन कभी ना कभी तो किसी एग्जाम में ज्यादा आएंगे ना, तो मुझे आपसे कम्पीट नहीं करना है, ठीक है। आपको एक सीट मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन मेरे लिए भी एक सीट बची होंगी और वो मुझे मिल जाएगी, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। इस एग्जाम को देने के बाद मेरे में अलग एक कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब हो सकता है, भाई अब आ गया वो दिन आ गया कि अपना सिलेक्शन भी होगा, ठीक है।
बैंक बहुत नजदीक आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम दे के आ गया मैं। मुझे अभी कोई डर नहीं है किसी भी एग्जाम का, ठीक है। आरआरबी पीओ हो या कोई भी हो, मुझे उतना डर नहीं है, डर निकल गया है। अभी ऐसा लगता है कि हो जाएगा यार। तो इस तरीके से था पूरा का पूरा पेपर, और जितने भी आने वाले पेपर है उनके मॉक टेस्ट दो आप। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे आपको फायदा होगा। महंगे के चक्कर में मत जाओ, ठीक है। महंगा के चक्कर में मत जाओ बिल्कुल भी। कम सोर्सेस में अच्छी खासी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आप काफी लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई रीजनिंग कहाँ से पढ़ा। भाई खुद से पढ़ा यार। हिंदी कहाँ से पढ़ा? हिंदी के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ लर्निंग कैप्सूल, हर्षल अग्रवाल सर। उन्होंने जो क्वेश्चन करा के रखे है ना, वो तो आज का जो पेपर था उससे 4 टाइम्स टफर है। तो इजी आया था हिंदी का पेपर, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने उनको ही फॉलो किया है, एंड अच्छा क्वेश्चन थे हिंदी में, मुझे अच्छा लगा। तो ये था कुछ रिव्यू आज के पेपर का। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चीजें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय।